पार्टनरशिप अकाउंट की सीरीज़ में एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गार्नर एवं मरे नियम के अनुसार साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में ऋणशोध क्षमताधारी साझेदार दिवालिया साझेदार की कमी को किस अनुपात में पूरा करेंगे। यानी क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा दिया है, उलझाने वाला क्वेश्चन है, बट हमको सिर्फ यहाँ पर इतना दिमाग में ध्यान ले आना है कि गार्नर एवं मरे में जज ने क्या फैसला दिया था। जज ने यही फैसला दिया था कि बचे हुए साझेदार पूंजी के अनुपात में उसकी कमी को पूरा करेंगे। ठीक है, किस अनुपात में पूरा करेंगे? पूंजी के अनुपात में पूरा करेंगे। क्वेश्चन कितना बड़ा है कितना चौड़ा है हमको इससे मतलब नहीं रखना है, दिमाग में सिर्फ ये लेकर के चलना है कि गार्नर बनाम मरे विवाद जो है उसका जो डिसीजन आया था, यानी कि उसकी जो थर्ड पार्टनर था उसको किस अनुपात में पूरा करेंगे, बचे हुए पार्टनर तो पूंजी के अनुपात में उसको पूरा करेंगे। ठीक है, यानी कि कैपिटल रेशियो में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फर्म के विघटन पर अशोध ऋण संचय खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। फर्म के विघटन की बात आ गई है तो आपको मैं बता दूं कि फर्म के विघटन की दशा में सबसे पहले कौन सा खाता बनाया जाता है, तो सबसे पहले वसूली खाता तैयार किया जाता है। और जब वसूली खाते की बात आ गई है तो जो भी आइटम्स होंगे, जो भी मद होगी, तो हमारी ट्रांसफ़र इसी में की जाएगी क्योंकि फर्म का विघटन हो रहा है। तो अशोध ऋण संचय खाते का शेष कहाँ पे हस्तांतरित किया जाएगा, तो इसको वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फर्म के ऋण के लिए साझेदारों का दायित्व तो कैसा होता है, तो फर्म के ऋणों के लिए साझेदारों का दायित्व तो संयुक्त भी होता है और पृथक भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 है, फर्म के लाभों का हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार को डॉट 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 की राशि देनी होती है। यानी कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो कौन सी ऐसी राशि लेकर के आता है जिससे पुराने साझेदार उसको अपने लाभ का कुछ हिस्सा देते हैं। तो इस कंडीशन में जो नया पार्टनर आता है वो क्या लेकर के आता है, वो गुडविल लेकर के आता है। गुडविल एक प्रकार की अदृश्य अस्थाई संपत्ति है जिसको हम एसेट्स में फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहाँ पर दिखाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर नया पार्टनर जो है वो ख्याति की रकम लेकर के आता है, तो उसको पुराने साझेदार अपने लाभ का कुछ हिस्सा देते हैं। और जब पार्टनरशिप फर्म में ख्याति की रकम नगद लेकर के आता है तो पुराने साझेदार उसको किस अनुपात में बांटेंगे, उसको त्याग के अनुपात में बांटेंगे दोस्तों। ठीक है, त्याग के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो बांटेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर उसके हिस्से की ख्याति को शेष साझेदार के पूंजी खाते में यानी कि किस अनुपात में डेबिट किया जाएगा, तो ये डेबिट किया जाएगा लाभ प्राप्ति के अनुपात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाभ प्राप्ति के अनुपात में साझेदारों के पूंजी खाते के अनुपात में डेबिट किया जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, फर्म के समापन पर संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर वसूली खाता डॉट 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 किया जाता है। यानी कि जब फर्म की समाप्ति होती है तो सबसे पहले वसूली खाता बनाया जाता है। ठीक है, और जब फर्म की संपत्तियों को या उनके मूल्यों को दिखाया जाता है तो इस कंडीशन में वसूले खाते को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। ठीक है, और जब यही संपत्तियों को बेचने के बाद उससे मिलने वाला जो अमाउंट होता है, जो राशि होती है, उसको वसूली खाते में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा है कि फर्म के समापन पर संपत्तियों के हस्तांतरण करने पर वसूली खाता किया जाता है, तो वसूली खाते को हम डेबिट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 है, ए और बी साझेदार हैं, ए की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो इस कंडीशन में साझेदारी फर्म पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म थी जिसमें ए और बी साझेदार हैं, उसमें होता क्या है कि ए की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो अब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है फर्म ख़त्म हो जाएगी, बी है साझेदारी समाप्त हो जाएगी, सी है फर्म और साझेदारी दोनों समाप्त हो जाएगी, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जब दो ही साझेदार थे जिसमें ए की दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो इस कंडीशन में हमारी साझेदारी भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि सिंगल पर्सन से साझेदारी नहीं चलती है। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। और फर्म की भी समाप्ति इसलिए हो जाएगी क्योंकि जब सभी साझेदारों के संबंध आपस में टूट जाते हैं तो साझेदारी के साथ साथ फर्म की भी समाप्ति
हो जाती है। तो यहाँ पर 2 ही साझेदार थे और वो भी उसमें से एक मर गया है, तो इस कंडीशन में एक अकेला बचा, तो साझेदारी भी समाप्त हो गई और साझेदारी फर्म की भी समाप्ति हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, एक साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है, यानी कि साझेदारी जो समझौता है दोस्तों वो अनुबंध के द्वारा शुरू होता है, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ जब मिलता है वो आपस में अनुबंध करते हैं भविष्य में लाभ कमाने के लिए, तो उसको हम पार्टनरशिप साझेदारी कहते हैं। और इसी में एक बात आ रही है कि एक साझेदारी समझौता यानी कि वही साझेदारी जो हम बनाए हैं कौन सी ऐसी कंडीशन है जब समाप्त हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। ए हमारा कह रहा है एक साझेदारी के अवकाश ग्रहण करने पर, बी है एक साझेदार की मृत्यु पर, और सी है एक साझेदार के दिवालिया होने पर, डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि जब एक साझेदारी फर्म चलती है तो जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या एक साझेदार दिवालिया हो जाता है तो इस कंडीशन में साझेदारी की समाप्ति होती है, फर्म की समाप्ति नहीं होती है। अगर पुराने पार्टनर चाहें तो पुराने नाम से ही किसी नए पार्टनर के अपॉइंटमेंट नियुक्त करके अपने पुराने नाम से ही फर्म को आगे चला सकते हैं। फर्म की समाप्ति दोस्तों उस कंडीशन में होती है जब एक साझेदार को छोड़कर जितने भी साझेदार बचे हुए हैं सभी साझेदारों के संबंध जब आपस में टूट जाते हैं तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप के साथ साथ फर्म की समाप्ति भी हो जाती है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, गार्नर बनाम मरे का विवाद हुआ था, यानी गार्नर बनाम मरे का जो विवाद हुआ था वो किस कंट्री में हुआ था दोस्तों? तो उस कंट्री का नाम था इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में 1903 में ये जजमेंट आया था, गार्नर बनाम मरे का विवाद। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आप ये मान के चलो कि इससे 2-3 क्वेश्चन तो निकल रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आया है कि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो गार्नर बनाम मरे का जो विवाद हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और ये डिसीजन जो आया था या जो विवाद था उस समय वो सन था 1903। प्रश्न नंबर 10 है, साझेदारी फर्म का एकीकरण होने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ, ठीक है, कहाँ डेबिट किया जाएगा या कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट किया जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, नई फर्म के लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जब साझेदारी फर्म का एकीकरण हो जाए और संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यांकन से अगर लाभ हो रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा काम हो रहा है जिससे पार्टनर की संपत्तियों में बढ़ोतरी हो रही है या इंक्रीजिंग हो रही है या उनकी पूंजी बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में पूंजी खाते को हम डेबिट, सभी साझेदारों के पूंजी खाते को हम क्रेडिट करेंगे। और जब साझेदारों की पूंजियां घटती हैं तो उस कंडीशन में साझेदारी फर्म में साझेदारों की जो पूंजी खाता जो होता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिन जिन मदों से या जिन जिन एक्टिविटी से अगर साझेदारों की संपत्ति बढ़ रही है तो उसको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और अगर उनकी पूंजी में कमी आ रही है तो साझेदारी के पूंजी खाते को डेबिट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 है, फर्म के समापन पर रोकड़ शेष दर्शाया जाता है, यानी किसी फर्म की समाप्ति हो रही है तो रोकड़ शेष को कहाँ दर्शाया जाता है दोस्तों? तो रोकड़ शेष को रोकड़ खाते में ही दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता तो उसे अंतरित कर देते हैं, यानी कि किसी कंडीशन की वजह से या कोई ऐसी आपदा आ जाने की वजह से, या मान लीजिए कि हमारे पास अमाउंट नहीं है और कोई साझेदार हमारे फर्म से रिटायर ले लिया है। अब वो रिटायर ले लेने के बाद उस वक्त जितना पैसा उसको हमको देना चाहिए था, बचे हुए साझेदार उसको
दे नहीं पाते हैं, तो उसकी जो राशि बच जाती है, चाहे वो आंशिक रूप से हो या पूर्ण रूप से हो, जितनी भी राशि हमको देने से बच जाती है उसको हम ऋण खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं? ऋण खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, चाहे राशि पूरी हो और चाहे राशि अधूरी हो या आंशिक हो, जो भी हो, जो भी पार्टनर अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको जो देय राशि होती है उसको वो टाइम पे भुगतान जब हम नहीं कर पाते हैं, उसको कुछ दिनों के बाद भुगतान करते हैं, तो बची हुई शेष राशि को हम ऋण खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 है, फर्म के ऋणों के संबंध में किसी साझेदार का दायित्व तो सीमित होता है। फर्म के ऋणों के संबंध में किसी साझेदार का दायित्व तो सीमित होता है कहाँ तक? ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फर्म में अपनी पूंजी की राशि तक। बी है, फर्म में अपनी पूंजी तथा फर्म को दिए गए ऋण की राशि तक। सी है, हानियों की पूर्ति के आश्वासन की राशि तक। फर्म में अपनी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक। तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा कोई मतलब का नहीं, उसको तो हम ऐसे ही हटा देंगे। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म का ये रूल है, पार्टनरशिप फर्म में उसकी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति पर, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में साझेदारों की पूंजी के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर उनकी संपत्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि फर्म में अपनी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक उसका दायित्व सीमित होगा। प्रश्न नंबर 14 है, जब पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाता है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। यानी कि जब पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाता है तो पुराने साझेदार को किस अनुपात में क्रेडिट किया जाता है? तो पुराने साझेदार को ओल्ड रेशियो में, ठीक है, यानी कि पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ठीक है, उनके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, एक नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी साझेदारों की पूंजी होनी चाहिए। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में कोई नया साझेदार आ रहा है, ठीक है, और नया साझेदार आने के बाद हमको ये तय करना है कि सभी साझेदारों की पूंजी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आइए ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन हमारे क्या करें। नए लाभ विभाजन के अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, समान अनुपात में, परस्पर सहमति के अनुपात में। यानी कि जब कोई पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करता है तो उस कंडीशन में सभी पार्टनर बैठ करके ये राय मशवरा कर लेते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि हम सब पार्टनरों की पूंजी किस अनुपात में होनी चाहिए। तो चूंकि इसमें नए लाभ विभाजन अनुपात दिया है, इसका कहीं से कुछ लिंक नहीं बन रहा है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात दिया है तो इसका भी लिंक कहीं से नहीं बन रहा है। एक्चुअली अभी नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, तो इसके लिए हमारा सबसे जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। हम लोगों की आपसी सहमति के अनुसार जो भी हम तय कर लेंगे वही हमारा पूंजी अनुपात या परस्पर सहमति के अनुपात में मान लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, एक नए साझेदार के प्रवेश करने पर लाभों एवं हानियों में हिस्सा प्राप्त कर सकता है इस तिथि से जब वह, यानी कि किसी फर्म में एक नया साझेदार आया है, ठीक है, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है या वो फर्म में जो भी लाभ और हानि हो रहा है कब से ये माना जाएगा कि वो हर एक कंडीशन में भाग ले सकता है या लाभ और हानि को प्राप्त कर सकता है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रवेश की तिथि से, बी कह रहा है लाभ की तिथि से, सी है वयस्क होने की तिथि से, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि जब एक नए साझेदार के प्रवेश करने पर लाभों एवं हानियों में हिस्सा प्राप्त कर सकता है तो उसको हम प्रवेश की तिथि से मानेंगे। दोस्तों, किस तिथि से मानेंगे? प्रवेश की तिथि से। अगर यहाँ पर क्वेश्चन यही होता कि एक अवयस्क साझेदार साझेदारी फर्म में अवयस्क भी रहने चाहता है तो फर्म में उसको किस तिथि से माना जाएगा? तो उसको लाभ प्राप्ति की तिथि से ही माना जाएगा, क्योंकि वो अवयस्क जब था तो उसको केवल लाभों में से, इसको केवल लाभ के लिए ही पार्टनर बनाया जाता है अवयस्क साझेदार को, और जब वो वयस्क हो जाता है तो इस कंडीशन में उसके सारे अधिकार पुराने साझेदारों जैसे हो जाते हैं और उसकी जो प्रवेश तिथि मानी जाएगी, उसकी प्रवेश तिथि मानी जाएगी लाभों से। ठीक है ना,
तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ यही दिया गया है कि नया साझेदार प्रवेश करने पर लाभ एवं हानियों में हिस्सा प्राप्त कर सकता है। किस तिथि से? तो प्रवेश की तिथि से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, किस स्वभाव वाली ख्याति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? आमतौर से 3 स्वभाव वाली ख्याति मानी जाती है, चूहे के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली और बिल्ली के स्वभाव वाली, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सबसे परफेक्ट ख्याति मानी जाती है, लोगों ने जो सबसे परफेक्ट ख्याति माना है, इसमें बिल्ली के टाइप वाली जो ख्याति होती है, यानी कि बिल्ली के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है, इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ख्यातियों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 है, साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ होता है, यानी कि जब साझेदारी फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस कंडीशन पे हमारी फर्म पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार के प्रवेश करने पर हमारी फर्म पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो पहले से जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश करता है तो सबसे पहले हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं और संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद होने वाला जो भी लाभ और हानि होता है उसको सभी ओल्ड पार्टनर अपने पुराने रेशियो में बांट लेते हैं, उसके बाद फिर नया रेशियो निकाला जाता है। तो जब साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ का मतलब ये होता है, आइए ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है कि नए फर्म की स्थापना होती है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, साझेदारी की समाप्ति होती है, या साझेदारी का एकीकरण होता है। तो इसमें साझेदारी व्यवसाय में जब कोई नया पार्टनर नया साझेदार प्रवेश करता है तो इस कंडीशन में साझेदारी का जो है पुनर्गठन माना जाता है। ठीक है ना, पुनर्गठन माना जाता है। यहाँ पर नए फर्म नहीं बनाई जाती है, या साझेदारी की समाप्ति नहीं होती है, या साझेदारी का एकीकरण नहीं होता है। एकीकरण तब होता है जब 2 या 2 से अधिक फर्म आपस में मिल जाती है, तो उसको एकीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, कभी भी साझेदारी में साझेदार के नए साझेदार के प्रवेश होने पर साझेदारी की समाप्ति नहीं होगी, बल्कि साझेदारी का पुनर्गठन होगा। उसके आ जाने के बाद एक साझेदारी नए सिरे से फिर चलाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 19 है, जब कोई व्यवसाय सामान्य लाभ से जितना अधिक वास्तविक लाभ कमाता है उसको कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा लाभ, यानी कि जब कोई व्यवसाय सामान्य लाभ यानी कि जो उसका जनरल लाभ होना चाहिए, जब उससे वो अधिक वास्तविक लाभ कमा लेता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ के नाम से जाना जाता है। उसको अधिलाभ के नाम से जाना जाता है। जब कोई व्यवसाय सामान्य लाभ से जितना अधिक वास्तविक लाभ कमाता है तो उसको अधिलाभ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक कर दो, और जब ये वीडियो पूरी देख लो आप तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, आपके इतना ही करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी आप वीडियो को एंजॉय करो, क्वेश्चंस को चाहो तो नोट डाउन भी कर लो। ओके, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को आप सपोर्ट करो, तो इससे मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा। ठीक है, और हम सब मज़े करेंगे वीडियो बनाने में भी, क्वेश्चन को शेयर करने में भी, और आप देख के भी वीडियो को मज़े लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखे हैं। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो में मैंने रेशियो वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं रखा है कि रेशियो वाला क्वेश्चन आप खुद लगाने की प्रैक्टिस करना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है लगा के बताने में, समझाने में। ओके, जैसे कि फलां पार्टनर आया तो उसको उतना 1/5 दे दिया, 2/5 दे दिया, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना प्रॉफिट वाला, या पुराना लाभ हानि की गणना कीजिए, या त्याग का अनुपात निकालिए, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, तो आप उसको अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो देखने के बाद शेयर ज़रूर कर देना। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साझेदारी व्यवसाय में संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि फर्म के लिए क्या होती है? दोस्तों,
मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी व्यवसाय में संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है, ठीक है, या संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है, या दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है, दायित्वों के मूल्य में कमी होती है। संपत्ति का मूल्य का मतलब ये हुआ कि वो हमारा अपना है, ठीक है, और दायित्व लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्रेडिटर की संख्या ज़्यादा है, यानी कि जब हमारे देनदार से ज़्यादा लेनदार हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा व्यापार जो है वो लॉस में रहेगा, और जब क्रेडिटर से ज़्यादा डेप्टर्स हमारे रहेंगे तो इसका मतलब हमारा बिजनेस बेनिफिट में यानी प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साझेदारी व्यवसाय में संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि फर्म के लिए क्या होती है, यानी संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, ठीक है, संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। दायित्वों के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे व्यवसाय में हानि हो रही है, ठीक है ना, हमारे व्यवसाय में हानि हो रही है। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी ऑडिटिंग से रिलेटेड, हो सकता है कि उसको 1-2 रोज़ में भी मैं अपलोड कर दूं। अब सब्जेक्ट हमारा चैप्टर चेंज होने वाला है, 1-2 वीडियो अभी और पार्टनरशिप अकाउंट पे मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, अब तो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।